कर पाए। हालांकि हमने बहुत मेहनत की, परंतु इसके बावजूद सिस्टम बिखरने लगा। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसा हम एक ऐसी बड़ी नाव पर सवार थे जिसमें अचानक छेद हो गया हो। समस्या यह थी कि हम उस छेद को ढूंढ नहीं पा रहे थे। हालांकि हम अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि छेद कहाँ हुआ था, परंतु यह इतनी तेजी से पानी बाहर नहीं निकल पा रहे थे कि हम छेद को ढूंढकर उसे ठीक कर सके। अगर हमें वह मिला भी जाता तो भी हम यहाँ विश्वास नहीं था कि हम उसे बंद कर सकते थे। तुम्हारी 2-3 कंपनियां डूब सकती है। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे अम्मी डैडी ने अपने पुत्र और मुझे बताया कि 20 और 30 के बीच की उम्र में उनकी एक कंपनी डूब गई थी। उन्होंने कहा वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा और सबसे बुरा अनुभव था। मुझे कंपनी डूबने का अफसोस जरूर हुआ था, परंतु मैंने इससे सुधरने और अंततः इसके एक बड़ी सफलता में बदलना बहुत ज़्यादा सबक सीखा। जब मम्मी डैडी को यह पता चला कि मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के बारे में सोच रहा था तो वे मुझसे बोले, या हो सकता है कि सफल और दीर्घजीवी कंपनी बनाने से पहले तुम्हारी 2-3 कंपनियां डूब जाए। वे अपने पुत्र माइक को अपना साम्राज्य संभालने के प्रशिक्षण दे रहे थे। चूंकि मेरे डैडी सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए मुझे विरासत में साम्राज्य नहीं मिलने वाला था। मुझे अपना साम्राज्य खुद बनाना था। सफलता एक खराब शिक्षक है। अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे, सफलता एक खराब शिक्षक है। हम जब असफल होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए असफल होने से कभी मत डरना। असफलता सफलता का एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आप असफल हुए बिना सफल नहीं हो सकते। यही वजह है कि जीवन में वही लोग सचमुच हारते हैं जो कभी असफल नहीं होते। शायद यह एक सटीक भविष्यवाणी थी कि क्योंकि 1984 में मेरी जो कंपनी दिवालिया हुई वह मेरी तीसरी कंपनी थी। मैंने लाखों डॉलर कमाए थे और लाखों डॉलर गंवाए भी दिए थे। जिस समय मैं कीम से मिला उस समय एक बार फिर शून्य से अपने कारोबार को शुरू कर रहा था। उसने मुझसे मेरी दौलत के लिए शादी नहीं की। मैं यह बात इतनी अच्छी तरह इसलिए जानता हूँ क्योंकि उस समय मेरे पास दौलत थी ही नहीं। जब मैंने उसे जवाब बताया कि मैं अपनी चौथी कंपनी बनाने जा रहा हूँ तो वह पीछे नहीं हटी। उसका जवाब था, हम इसे मिलकर बनाएंगे। और वह अपनी वायदे की पक्की थी। एक और पार्टनर के साथ मिलकर हम दोनों ने एक ऐसा बिजनेस सिस्टम बनाया जिसे दुनिया भर में 11 ऑफिस थे। भले ही हम इसमें काम कर रहे या ना करें, हमें इससे आमदनी होती है। शून्य से 11 ऑफिस तक इस सफ़र में हमने 5 साल तक कड़ी मेहनत की और अंततः हम सफल हो गए। दोनों ही डैडी मेरे सफलता पर खुश थे और उन्होंने सच्चे दिल से मुझे बधाई दी। कंपनियां शुरू करने के मेरे पूर्व प्रयोग में उन दोनों का कुछ पैसा डूब गया था। मुश्किल हिस्सा, मेरा मेरे अमीर डैडी का पुत्र माइक मुझसे अक्सर कहता था, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि क्या मैं वह कर सकता हूँ जो तुमने या मेरे डैडी ने किया है। मुझे बना बनाया सिस्टम मिल गया था और मुझे सिर्फ इससे चलाना सीखना था। मुझे विश्वास है कि वह अपना खुद का सफल सिस्टम बना सकता था क्योंकि उसने अपने डैडी से अच्छी तरह सीखा था। दरअसल मैं उसकी बात का मतलब समझता हूँ। कंपनी को शून्य से शुरू करने से मुश्किल बात यह है कि आपके पास दो परिवर्तनशील चीज़ें होती है, सिस्टम और उस सिस्टम में काम करने वाले लोग। अगर लोग और सिस्टम दोनों में ही छेद हो तो असफलता की संभावना ज़्यादा है। कई बार यह जानना मुश्किल होता है कि असली समस्या क्या है। असफल कौन हो रहा है, लोग या सिस्टम। फ्रेंचाइजी से पहले जब मेरे अम्मी डैडी ने मुझे बी बनने के बारे में सिखाना शुरू किया तब सिर्फ एक ही तरह का बिजनेस होता था। यह बड़ा बिजनेस था, एक बड़ा कॉरपोरेशन जिसका आमतौर पर शहर पर अध्ययन होता था। हवाई के हमारे सब कस्बे में यह कॉरपोरेशन सुगम प्लाटेशन था जो व्यवहारिक रूप से हर चीज़ को नियंत्रण करता था, जिसमें अन्य बड़ी कंपनियां शामिल थी। हमारे यहाँ बड़ी कंपनियां थी और कुछ एस टाइप के बिजनेस भी थे जिनके बीच में ज़्यादा कुछ नहीं था। अमीर डैडी और मेरे जैसे लोगों के लिए उन बड़ी शक्कर कंपनियों के शीर्ष स्तर पर पहुंचना असंभव था। अलम संख्या और लोगों की यानी जापान, चीन और हवाई के नागरिक खेतों में काम करते थे, परंतु उन्हें कभी बोर्ड रूम में घुसने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इसलिए अम्मी डैडी ने जो कुछ भी सीखा अपने प्रयोग और गलतियों से सीखा। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ने लगा तो हमने फ्रेंचाइजी नाम की एक नई चीज़ के बारे में सुना। उस समय तक हमारे छोटे कस्बे में एक भी फ्रेंचाइजी नहीं आया था। हमने मैकडोनल्ड या केस्टी फ्राइड चिकन या टेको बेल के बारे में भी नहीं सुना था। जब मैं अम्मी डैडी से शिक्षा ले रहा था तो फ्रेंचाइजी हमारे शब्दशील का हिस्सा नहीं था। हमने उनके बारे में या अफवाह में सुनी कि वे
गैर कानूनी धोखाधड़ी को कारोबार और खतरनाक काम है। जाहिर है अम्मी डैडी ने इन अफवाहों को हकीकत मालूम करने का फैसला किया। वे फ्रेंचाइजी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए हवाई जहाज से कैलिफोर्निया गए। उनका निष्कर्ष यह था कि अफवाह निराधार है। जब वे लौटे तो उन्होंने इतना ही कहा, फ्रेंचाइजी भविष्य की लहर है। यही नहीं, उन्होंने 2 फ्रेंचाइजी के अधिकार भी खरीद लिए। जब फ्रेंचाइजी के विचार ने जोर पकड़ा तो उनकी दौलत आसमान छूने लगी। वे अब दूसरे लोगों को अपने फ्रेंचाइजी के अधिकार बेचने लगे ताकि उन्हें भी अपना बिजनेस बनाने का मौका मिल सके। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी किसी फ्रेंचाइजी के अधिकार खरीद सकता हूं, तो उन्होंने इतना ही कहा, नहीं, तुम यहाँ सीखने की राह पर बहुत दूर तक पहुंच चुके हो कि अपना खुद का बिजनेस सिस्टम कैसे बनाया जाता है, इसलिए अब बीच में मत रुको। फ्रेंचाइजी उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का सिस्टम बनाना नहीं चाहते, वे उसे बनाने का तरीका नहीं जानते। इसके अलावा तुम्हारे पास मुझसे फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए $2.5 लाख नहीं है।